नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए आपको सीधे राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं की बनी है, उसमें इतनी बड़ी ताकत मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अब ये निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद होंगे, सरपंच होंगे, पंच होंगे, सब मिलकर के इतनी बड़ी ताकत को प्रशिक्षण देकर हम इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। आज मैं पुनः एक बार सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम किया है मध्य प्रदेश के अंदर, और आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे कैबिनेट की पूरी जो मंत्रिमंडल है और हमारी सरकार ने जो काम किया है, उनको जो समर्थन मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आज बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे पूरे मंत्रिमंडल को मैं बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों को, जिले से लेकर के नीचे तक हमारा जो नेटवर्क है, उन सारे कार्यकर्ताओं को पुनः बधाई और शुभकामनाओं के साथ आम जनमानस को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उन सभी मतदाता भाइयों का मैं कोटि कोटि सह आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी पर, हम सब उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। जो मैंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर में तिरंगा फहरेगा 15 अगस्त को। 9 तारीख से लेकर के हम अभियान शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीयता का एक परचम पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, घर घर में तिरंगा लगा करके राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने का काम ये सब जनप्रतिनिधि भी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। लेकिन मित्रों, एक बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे बहुत कष्ट हुआ। आप देखिए कि इस मध्य प्रदेश के अंदर, मैं तो पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो इस देश के अंदर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो इस देश के अंदर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मोहनचंद शर्मा की शहादत पर आतंकवादी को पुरस्कृत करना और जाकर के घर सम्मान करना और ये कहना कि फेक एनकाउंटर है, बाद में सर्वोच्च न्यायालय उसको फांसी की सजा देता है, ये वही दिग्विजय सिंह है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ये सेना से पूछते हैं प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये वही दिग्विजय सिंह है। आज हमारे देश की रक्षा में लगे, प्रदेश की रक्षा में लगे, सुरक्षा में लगे हमारे एक पुलिस के मित्र पर किस प्रकार से गुंडिज्म करने का प्रयास हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आज की घटना है। ये कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है आपको? लोकतंत्र में वोट गुंडागिर्दी से नहीं मिलता है। दिग्विजय सिंह जी, गलतफहमी मत रहिए, आपकी सरकार जब थी तब आप गुंडिज्म करते होंगे, मैं तो छात्र राजनीति में था, मैंने देखा है आप किस प्रकार से गुंडिज्म करते थे, किस प्रकार से अपराधीकरण राजनीति में मध्य प्रदेश के अंदर हावी था आपके नेतृत्व में। तब तो जनता ने आपको नकारा था और 15 महीने में आपके इशारे पर चलने वाली सरकार में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, इस जनता ने फिर आपको देखा और आपको निकाल करके बाहर कर दिया। ये गुंडागर्दी है शुद्ध। एक पुलिस के मित्र को, एक अधिकारी को किस प्रकार से कॉलर पकड़ करके उस अधिकारी पर गुंडागर्दी करना। कमलनाथ जी चुनाव के दौरान धमकी दे रहे थे, हम देख लेंगे एक एक को। अरे कांग्रेस का जो मूल चरित्र है अपराधीकरण का, ये आज खुलकर के सामने मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और मैं तो कहता हूं कि प्रशासन और शासन अगर इस प्रकार के पुलिस के अधिकारियों पर, पुलिस के हमारे सामान्य, हमारे जो दिन भर दिन रात एक करके मध्य प्रदेश की सुरक्षा में, लोगों की सुरक्षा में लगे होते हैं, उन पर आक्रमण करने का काम कर रहे हैं केवल चुनाव में हार की खींच के कारण। अरे दिग्विजय सिंह जी, चाहे भोपाल का चुनाव हो, चाहे कहीं और का चुनाव हो, अरे ढिंडोरी के अंदर टाई हुआ, टाई में कांग्रेस का व्यक्ति जीत गया, तो क्या हम गुंडागर्दी करेंगे? हमारी सरकार है, टाई होने के बाद कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव जीत गया, तो क्या वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुमति देंगे गुंडागर्दी करने की? वोट डालने कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी या कांग्रेस के गुंडे तय नहीं करेंगे। ये इस लोकतंत्र में जिसको वोट देने का अधिकार है वो तय करेगा कि मैं वोट किसको देने वाला हूं। लेकिन जिस प्रकार की आज भोपाल के अंदर तांडव किया है, जिस प्रकार की कांग्रेस ने गुंडागर्दी की है, मैं तो मध्य प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को और नकारने की जरूरत है। जो इतिहास बनाया मध्य प्रदेश ने,
आज जनता का जो समर्थन मिला है, जनमत का अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का 3 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। राज्य सरकार के साथ ही तकरार पर राज्यपाल ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि उनकी नज़र में राजनीति क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 2 सालों तक शिक्षा को लेकर कई प्लानिंग है जिसे पूरा किया जाएगा। आदिवासी मामलों को लेकर कभी वो बेहद मुखर नजर आई और कभी राज्य सरकार के साथ तकरार भी नजर आई, कभी इतना प्रेम की राजभवन से साड़ी भी आई। हमारे साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 3 साल पूरे हुए हैं, सबसे पहले आपको बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम, ये जो 3 सालों का कार्यकाल है वो किस तरह से रहा? 3 साल का तो कार्यकाल में बहुत सारी 1.5-2 साल तो कोरोना संकट काल से गुजरा और मुश्किल से मुझे लगता है कि 1.5-1.25 साल ही मुझे काम करने को मिला, लेकिन खैर उसको भी चुनौती माना। संक्रामक काल में जब वो कोरोना हुआ था तो उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे राजभवन के अधिकारी कर्मचारी मेरी भी रही और सबने मिलकर शासन प्रशासन के साथ और सभी सामाजिक संस्था और जितने भी लोग, तो उसमें एक काफी कुछ मतलब लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को उससे मदद हमने दिलाई। तो ये एक उसका भी एक संतोष है। दूसरी बात है, दूसरे और अन्य कार्य जो मैंने किया, जिलों का दौरा, ट्राइबल की कुछ संवैधानिक मुद्दों को लेकर मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री तक का पत्र व्यवहार किया और उसका परिणाम हुआ है कि कम से कम ये जो पैसा कानून का नियम, रूल्स 96 से जो पैसा कानून तो बना, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज तक नियम ही नहीं बने थे, तो वो फाइनल ड्राफ्ट हो गया। इस प्रकार मुझे संतोष है। और भी अनेक, जैसा मैंने बताया, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट 180 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया था, वो उसका अधिग्रहण कराने में मैंने बहुत शासन को लिखा, उन्होंने कराया। इसके लिए शासन का भी बहुत, मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके साथ साथ कुछ नगर पंचायतों को भी मैंने वापस करवाया, जो लोगों की बरसों काफी परेशान थे, 3-4 पंचायत और भी कई लोगों की। और भी ऐसे अनेक मामले रहे हैं जो नक्सलाइट की समस्या को लेकर का मसला एक रहा है, धर्मांतरण भी रहा है, उसमें भी काफी लोगों को हमने कहा कि ये कानून तो है, लेकिन खुद को भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और सबको आगे आना पड़ेगा, तभी इसको रोका जा सकता है। इन 3 सालों में अगर हम देखें तो राजभवन पे ये आरोप भी लगे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो रहा है और इसको लेकर सीधे एक तरह से कहें कि सरकार तरफ से ये भी कहा गया कि राजभवन राजनीति ना करे, ये भी मोड़ आया है। तो मुझे पता नहीं लगता है कि राजनीति का संदर्भ किस तरह की का, कि जनता की मतलब आवाज को बात करना और उनका मिलना राजभवन में, तो मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो उनका अपना किस तरह का राजनीति, वो उन्हीं से पूछिए। आखिरी सवाल ये है मैम कि आगे के जो भी समय है, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको लगता है कि इस पे आप ध्यान नहीं दे पाई हैं और अब देने की जरूरत है, ये आपको जो समय मिला है उस पर आप फोकस करें? हाँ, अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा, जितने भी आदिवासी बाहुल जिले हैं उनका दौरा करूंगी मैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत जल्दी सिलेबस हो जाए विश्वविद्यालय में, ताकि आने वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है यहाँ पर लागू हो जाए, तो इससे आने वाले जो छात्रों का भविष्य और भी अच्छा हो। जैसे उसमें कौशल विकास से लेकर रोजगार उन्मुख, व्यवहारिक शिक्षा और तमाम उस शिक्षा नीति के अंतर्गत है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के उसमें रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे प्रदेश जो है और अन्य प्रदेश की तुलना में और आगे बढ़े, ये मेरा प्रयास है। तो ये है राज्यपाल अनुसुईया उइके, उन्होंने बताया कि कहा है कि आने वाले समय में जो है वो क्या उनका फोकस रहेगा। खासतौर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सके और अलग अलग इस पहलुओं पर यहाँ पर काम किया जा सके, उस पर रहेगा। और हालांकि जो राजभवन पर जिस तरह से और राज्य सरकार के बीच जो तकरार नजर आती रही, उस पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिक्स आखिर होती क्या है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं धमतरी जिले की सिहावा विधानसभा की विधायक पर ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। दुर्ग की महिला पूर्णिमा ठाकुर ने विधायक लक्ष्मी ध्रुव पर
गर्व संस्था के डायरेक्टर बनाने के नाम पर 23,50,000 लेने के आरोप लगाए। वहीं इस मामले को लक्ष्मी ध्रुव राजनीतिक साजिश बता रही हैं। साथ ही आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। जिले के सिहावा विधानसभा की विधायक लक्ष्मी ध्रुव के ऊपर कुछ गंभीर आरोप दुर्ग की एक महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर करके लगाया है। पैसों के लेन देन का मामला है, पद के दोहरे इस्तेमाल का मामला है। हमारे साथ लक्ष्मी ध्रुव खुद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ये किस तरह के आरोप हैं, क्यों लगे आपके ऊपर? अच्छा, नमस्कार। ये जो आरोप है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से और टीवी के माध्यम से पता चला है और मुझे अभी तक जो आरोप लगा है उसका कोर्ट से कोई कागजात मुझे अभी मिला नहीं है। जी, 23,50,000 का फिगर बताया गया है। पूर्णिमा ठाकुर नाम की महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि डायरेक्टर बनाने के नाम पे आपने उनसे इतनी रकम ली है, कितनी सच्चाई है? देखिए, जो पूर्णिमा ठाकुर है वो 55 साल की महिला है, वयस्क महिला है और मैं नहीं समझती वयस्क महिला को कोई धोखा दें। अब वो उस संस्था से जुड़ना चाह रही थी, मेंबर बनना चाह रही थी। संस्था तो हमारा 2008 से खुला था और वो मेंबर बनना चाह रही थी। तो वो जो है सामान्य महिला है, ब्राह्मण है और वो ST SC की संस्थान है। तो चूँकि वो इंटरकास्ट मैरिज करी है, उसके हस्बैंड जो है गौड़ है, ट्राइबल है, तो उसकी बेटी पीतांशा ठाकुर जो है मेंबर बनी है। अब वो जो चेक दी है 23,50,000 का, मुझे 23,50,000 का चेक नहीं मिला है। 21,50,000 का चेक जो है वो गर्व इंस्टीट्यूट के नाम से जमा करी है। तो मैं भी जमा करी हूँ, मैं भी मेंबर हूँ। तो अभी वो रकम कहाँ है? अभी वो रकम कॉलेज में जमा है। हायर एजुकेशन UGC का जो हम लोग को CR का फॉर्म भरना होता था, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन के लिए समाज, इतना आप उच्च शिक्षित है, तो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो है आप समाज के लिए क्या योगदान कर रही हैं, तो वही सामाजिक कार्य को दिखाने के लिए मैंने गर्व इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैंने निःशुल्क पूरा सेवा की जब तक मेरे को वहाँ का मैं सदस्य थी तब तक। और उसके बाद मैं चुनाव के बाद तो जब टिकट के लिए मैं इधर आई तो मैं छोड़ दी थी और मैं मानहानि का भी दावा करूँगी। पूर्णिमा ठाकुर को अब मानहानि के दावे का भी सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये मामला आगे बढ़कर कोर्ट में जाने वाला है। अब सारा मामला जो है कोर्ट देखेगा और वहाँ से जो फैसला आएगा उसका हम सबको इंतजार रहेगा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 दमदम। आज वर्ल्ड टाइगर डे है और वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर कानन पेंडारी के 4 शावकों का नामकरण किया गया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने नामकरण किया है इन शावकों का। फीमेल शावकों के नाम आनंदी, रश्मि और दिशा हैं और नर शावक का नाम मितान रखा गया। 17 अप्रैल को रंभा नाम की बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया था। आज उनका नामकरण हुआ है। देखिए, आज इंटरनेशनल टाइगर डे है और आज के अवसर पर कानन पेंडारी में जो रंभा नाम की एक बाघिन है, तो उन्होंने 17 अप्रैल 2022 को 4 शावकों को जन्म दिया था। और इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर वन विभाग के हमारे समस्त अधिकारी ये चाहते थे कि नामकरण आज के दिवस इन बच्चों का होना चाहिए। तो 4 शावकों का जो नामकरण किया गया है उसमें जो मादा शावक हैं तो 3 मादा शावक में एक का नाम आनंदी, एक का रश्मि और एक का दिशा। इसके अलावा जो नर शावक है उसका नाम मितान रखा गया है। रायपुर से खबर है, प्रदेश कांग्रेस की बैठक कल होनी है। दोपहर 12 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया शामिल होंगे। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव मौजूद रहेंगे। वहीं रायपुर में प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होना है। कल राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। दीनदयाल ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज में आयोजन किया जाएगा। पहले दिन कल सुबह 10 बजे
6 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, 10 से शाम के 6 बजे तक। और दूसरे दिन 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सम्मेलन में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल होंगे। सांसद शशि थरूर, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया भी शामिल होंगे। CM भूपेश बघेल, प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा भी मौजूद रहेंगे। यामिनी अय्यर, चंदन यादव और जरीटा भी शामिल होंगे।